सभी मित्रगणों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि साथियों अपन जीव विज्ञान पढ़ रहे थे और जिसमें पढ़ रहे थे कक्षा 5 से लगाकर 12 तक की जो आरबीसी और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें उनका सार संग्रह, और जिसमें ये आज वीडियो नंबर 12 है। और अपना देखिए जीव विज्ञान के अंदर टॉपिक चल रहा था पादप और जंतु कोशिका की संरचना, जिसका ये आज पार्ट नंबर 2 है। तो इससे पहले मैंने पादप और जंतु कोशिका की संरचना से संबंधित पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। तो पहले इस वीडियो को देखना और फिर इस वीडियो को देखना ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आज अपन पढ़ेंगे पादप और जंतु कोशिका की संरचना में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर कौन कौन सी झिल्लियाँ होती हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना, आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कोशिका के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए पादप और जंतु कोशिका की संरचना। देखिए सबसे पहले कोशिका की संरचना अपन देखते हैं। देखिए कोशिका की संरचना को मैंने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया आपको। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोशिका के अंदर झिल्लियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि अपन ने कल भी चर्चा की थी इस चार्ट के बारे में। तो फिर अपन पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में, और जीव द्रव्य में पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में और केंद्र के बारे में। और कोशिका द्रव्य में जो विभिन्न प्रकार के ये कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जिकाई और जो ये तारकाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका और रिक्तिका, इन सभी कोशिकांगों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और झिल्लियों के अंदर दो प्रकार की झिल्लियों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो कोशिका भित्ति, एक कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से एक कोशिका की संरचना कैसी होती है वो आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में। देखिए कोशिका भित्ति को पढ़ते हैं सबसे पहले। कोशिका भित्ति, इसको अंग्रेजी के अंदर सेल वॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोशिका भित्ति को खोजा था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। समझ में आए? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका भित्ति की खोज की थी। अब देखिए कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये 9th क्लास के आरबीएससी के अंदर दे रखा है, और 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें सेलुलोज दे रखा है। तो आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो इतने पदार्थों से मिलकर बनी होती है। समझ में आ गया? अब देखिए अगली विशेषता ये ध्यान रखनी है आपको कि जो कोशिका भित्ति होती है वो मृत होती है, यानी डेड होती है। और एक होती है पारगम्य होती है, यानी परमिएबल होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी कोशिका भित्ति क्या करती है कि अपने अंदर से पदार्थों को गुजरने देती है। समझ में आया? ये किसी पदार्थ को रोकती नहीं, सभी पदार्थों को अपने अंदर से बाहर और बाहर से अंदर गुजरने देती है। ठीक है, इस प्रकार ये कैसी होती है? पारगम्य होती है। तो ये 4 पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखने के। रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा था। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड की ये बनी होती है, मृत होती है और पारगम्य होती है। क्लियर बात? अब अपन पढ़ते हैं देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में। देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब ये कोशिका झिल्ली जो होती है एक त्रिस्तरीय आवरण होता है, जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। समझ में आया? यानी जो ये कोशिका झिल्ली क्या होती है कि इसमें 2 प्रोटीन की परतें होती है, यानी ये प्रोटीन की परत होगी और ये दूसरी प्रोटीन की परत होगी, और इसके बीच में एक फास्फोलिपिड की परत पाई जाती है इस प्रकार। तो इस प्रकार कोशिका झिल्ली जो होती है एक त्रिस्तरीय आवरण होता है। समझ में आ गया? और इसको समझाने के लिए एक मॉडल आया था, तरल मोजेक मॉडल, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। समझ में आया? उसने कहा था कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक त्रिस्तरीय आवरण होता है, जिसमें 2 प्रोटीन की परतों के बीच में एक फास्फोलिपिड की परत पाई जाती है। तो समझ में आ गया? क्लियर बात? अब देखिए इसकी अगली विशेषता ये होती है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो सजीव होती है और अर्धपारगम्य होती है। समझ में आ गया? अर्धपारगम्य से तात्पर्य होता है कि ये चयनात्मक पारगम्य होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर गुजरने देती है, बाकी सभी को रोक देती है। तो इस प्रकार ये क्या होती है कि चयनात्मक पारगम्य, अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, बात क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म दे रखी है झिल्ली जीवात जनन। ये क्या होता है कि कोशिका झिल्ली बनने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रोसेस को झिल्ली जीवात जनन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार इतने से पॉइंट आपको कोशिका झिल्ली के बारे में याद रखने हैं। अब अपन पढ़ते देखिए कोशिका द्रव्य के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं। इंग्लिश में इसको साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य भरा तरल जो जल, वसा, ग्लाइकोजन का बना होता है, और इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। समझ में आ गए? देखिए इसको इस प्रकार समझते हैं। देखिए इस प्रकार से कोशिका होती है, इस कोशिका के बीच में इस प्रकार से केंद्रक पाया जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो ये लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जिकाई, अंतःप्रद्रवी जालिका, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जो होते हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया?
तो अब इस कोशिका द्रव्य और इसका एक बात ये याद रखने की, ये बना किसका होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जल होता है, इसमें वसा होती है और इसमें ग्लाइकोजन होता है। और ये ग्लाइकोजन जब कोशिका के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है और कोशिका को जो है ग्लूकोज की आपूर्ति करता है। समझ में आ गया। तो अब अपन पढ़ते हैं, देखिए इस कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रत्येक कोशिकांग के बारे में। तो अब अपन चर्चा करते हैं कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए पहला कोशिकांग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी 1880 के अंदर, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो दिया था सी बेंदा ने। तो ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी, कोलिकर ने इसको खोजा था और सी बेंदा ने इसको नाम दिया था। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि एक दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग होता है जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है, इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक बाहरी झिल्ली है, और ये इसकी आंतरिक झिल्ली इस प्रकार, या वलन जैसी जो झिल्ली दिखाई दे रही होगी या अंदर की ओर, ये इसकी आंतरिक झिल्ली। तो ये बाह्य झिल्ली हो गई, ये आंतरिक झिल्ली हो गई। समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है होगा आपको, ये इस स्पेस को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। क्या कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। और देखिए अब देखिए ये जो आंतरिक झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली देखिए इस प्रकार से, ये आंतरिक झिल्ली, इस आंतरिक झिल्ली के अंदर जो ये स्पेस है जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। समझ में आ गया, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स जो बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए और राइबोसोम से मिलकर बना होता है। यानी ये सारे के सारे जो तत्व होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन होता है, इसमें फास्फोलिपिड होता है, इसमें आरएनए होता है, इसमें डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम होता है। और राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 80S और एक होता है 70S। तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। समझ में आ गए। और राइबोसोम का क्या कार्य होता है, राइबोसोम क्या करते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने लिए प्रोटीन का संश्लेषण खुद कर सकता है, क्योंकि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने इनको शॉर्ट में लिखा है, पी यानी प्रोटीन, इसको याद रखना है, और पीएच यानी होता है फास्फोलिपिड। ठीक है, शॉर्ट में आपको इसको नोट कर लेना कॉपी के अंदर। ठीक है, और बाकी ये सारे पदार्थ जो है इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। ये आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के अंदर लिखे हुए, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है इस प्रकार से, इस माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर देखिए अंगुली जैसे वलन दिखाई दे रहे होंगे। देखिए इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अंगुली जैसे वलन दिखाई दे रहे होंगे। तो इन अंगुली जैसे वलन को कहते हैं क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी तो आपके रेट के अंदर 2017 वाली रेट के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्रिस्टी कौन से कोशिकांग के अंदर पाई जाती है। तो आपको सही करना था माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया। तो ये अंगुली जैसे वलन होते हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी में देखिए एक तो पाए जाते हैं श्वसन एंजाइम और एक पाए जाते हैं एप1 कण, यानी जिनको ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये क्रिस्टी है, ठीक है, इस प्रकार से क्रिस्टी होती है। और इस क्रिस्टी के अंदर देखिए ये डॉट डॉट जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पर। देखिए तो ये डॉट डॉट जैसी संरचना होती है, इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, एप1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। तो अब की बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अंदर जो है एप1 कण पाए जाते हैं। तो आपको करना सही करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया। अब देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। और ये श्वसन एंजाइम क्या करते हैं कि ग्लूकोज जो होता है कोशिका के अंदर उसका ऑक्सीकरण करते हैं, और इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह के नाम से भी जानते हैं। और यह प्रश्न भी रेट के अंदर पूछा गया है, शायद 2016 वाली रेट के अंदर पूछा गया है। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको यह विशेष तौर पर याद रखना। इस प्रोसेस को मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया। फिर से सुनिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंगुली जैसे वलन होते हैं इनको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर पाए जाते हैं श्वसन एंजाइम। ये श्वसन एंजाइम क्या करते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह के नाम से भी जानते हैं। और इसी अंगुली जैसे वलन यानी क्रिस्टी के अंदर एप1 या ऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार से मैट्रिक्स के बारे में भी आपको याद रखना कि ये प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम से मिलकर बना होता है, जिसमें इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो विशेषता आपको याद रखनी कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग से तात्पर्य होता है कि ऐसा कोशिकांग जिसमें स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है स्वयं का, और स्वयं का इसी तरह इस प्रकार का राइबोसोम भी होता है, जिसके कारण ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है। तो इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को जो अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। और इस प्रकार का एक और कोशिकांग है हरित लवक, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। वो भी, उसमें भी डीएनए पाया जाता है स्वयं का और स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसी कारण वो भी है एक अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है, और ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है यहाँ। ठीक है,
अब देखिए दो बात, एक ये बात याद रखने की माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। तो देखिए जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है उन कोशिकाओं के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये बात आपको याद रखना कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। जिनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उनके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और जिनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो ये सारी बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखनी है। समझ में आ गया? अब अपन देखिए अगला कोशिकांग पढ़ते हैं लवक के बारे में। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, लवक के बारे में देखिए। लवक को सबसे पहले खोजा था हेकल नामक वैज्ञानिक ने, इसको खोजा था, और शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया था कि इनको प्लास्टिड कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए लवक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि लवक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वर्णीय लवक जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है अवर्णीय लवक जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आ गया? अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इसमें इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए ये वर्णीय और अवर्णीय लवक क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए वर्णीय लवक जो होता है इनका क्या कार्य होता है। देखिए ये क्या करते हैं कि वर्णीय लवक क्या करते हैं कि जो फूल और फल होते हैं उनको रंग प्रदान करते हैं। यानी फूलों का और फलों का, यानी पुष्पों और जो फल होते हैं पेड़ पौधों के, उनको जो रंग प्रदान करने का जो काम होता है वो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट इनको प्रदान करता है। और जैसे ये हरित लवक जो है ये भी इसी का उदाहरण है, क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि ये भी पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है ना, इसी कारण ये हरित लवक भी इस जो है वर्णीय लवक का ही एक उदाहरण है। समझ में आया? और इस प्रकार विभिन्न पदार्थों के विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उसके प्रत्येक भाग के अंदर जो है इस प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे आप मिर्ची होती है उसके अंदर कैप्सिलिन नाम का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, टोमेटो होता है उसके अंदर लाइकोपिन नाम का वर्णक पाया जाता है। गाजर होती है उसके अंदर बीटा कैरोटीन नाम का वर्णक पाया जाता है। इसी प्रकार जो सेव होती है उसको मैरून रंग प्रदान करने का काम जो है एंथोसाइनिन नामक वर्णक करता है। इसी प्रकार चुकंदर होता है उसके अंदर बिटेनिन वर्णक पाया जाता है। बैंगन होता है उसके अंदर एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। और जो पीले पुष्प होते हैं उसके अंदर जेंथोफिल वर्णक पाया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं पेड़ पौधों के अंदर जो उनके फलों को और फूलों को रंग प्रदान करते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तकों के अंदर नहीं लिखे, इसी कारण मैंने आपको बोलकर ही बताया है। आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार इस वर्णीय लवक का ही एक उदाहरण है हरित लवक। और ये हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है पत्तियों के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? और अवर्णीय लवक का क्या कार्य होता है? अवर्णीय लवक क्या होता है कि प्रोटीन, वसा और स्टार्च के रूप में भोजन का संचय करता है। यानी पादप के अंदर जो है भोजन का संचय कौन करता है, तो वो अवर्णीय लवक करता है। किसके रूप में करता है? प्रोटीन, वसा और स्टार्च के रूप में। समझ में आ गया? तो देखिए भोजन का संचय भी दो प्रकार से होता है। जैसे प्लांट के अंदर तो स्टार्च या मंड के रूप में भोजन का संचय होता है, और इस प्रकार जो एनिमल सेल करती है भोजन का संचय वो ग्लाइकोजन के रूप में करती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको इतनी सी बातें याद रखनी कि जो लवक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वर्णीय लवक, वर्णीय लवक, एक होता है अवर्णीय लवक। ठीक है, वर्णीय लवक का क्या कार्य होता है? ये फूल और फल होते हैं इनको रंग प्रदान करता है। जैसे हरित लवक होता है पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। और ये क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। दूसरी बात ये याद रखने की जो अवर्णीय लवक होता है ये इसका क्या कार्य होता है? ये प्रोटीन, वसा और स्टार्च के रूप में भोजन का संचय करता है पादपों के अंदर। समझ में आ गया? तो इतनी सी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए अपन इस हरित लवक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। देखिए हरित लवक जो होता है ये भी एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, जिसमें देखिए ये इसकी बाह्य झिल्ली हो गई, ये इसकी बाह्य झिल्ली हो गई, और ये इसकी आंतरिक झिल्ली हो गई। तो इस प्रकार हरित लवक एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है जो केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, ये जंतुओं के अंदर नहीं होता। समझ में आया? महत्वपूर्ण बात है ये कि ये जो हरित लवक होता है केवल पादप कोशिकाओं के अंदर ही होता है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अब देखिए इस हरित लवक के विभिन्न प्रकार के भागों के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए देखिए ये हरित लवक होता है, इस हरित लवक के ये जो आंतरिक झिल्ली होती है, ये आंतरिक झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, इस आंतरिक झिल्ली का ये अंदर वाला जो भाग होता है जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि ये जो ये जो हरित लवक है, सॉरी हरित लवक है, इसके जो आंतरिक झिल्ली के अंदर जो जितना भी ये लिक्विड भरा होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, जिसमें क्या पाया जाता है? डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए इसी हरित लवक के स्ट्रोमा भाग के अंदर देखिए आपको इस प्रकार सिक्कों के ढेर के रूप में एक आकृतियां दिखाई दे रही होगी इस प्रकार ये ठीक है, इनको कहते हैं ग्रेना। ये क्या है, कैसी होती है? सिक्कों के चट्टे के रूप में या ढेर के रूप में जो थाइलेकोइड जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सिक्के जैसी संरचना होती है इसको कहते हैं थाइलेकोइड।
क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड क्या करते हैं कि इस प्रकार एक सिक्कों के ढेर के रूप में एक आकृति बनाते हैं और इसी आकृति को ग्रेना के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने इस प्रकार लिखा है कि सिक्कों के चट्टे के रूप में जो थाइलेकोइड व्यवस्थित होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। यानी एक सिक्का तो इसको कहेंगे थाइलेकोइड, और ये जब ये ग्रेना एक के यानी जितने भी थाइलेकोइड है ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक इस प्रकार ढेरनुमा संरचना बनाते हैं, इसको कहते हैं ग्रेना। समझ में आ गया। अब देखिए ये बहुत सारे ग्रेना दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें ये भी एक ग्रेना, ये भी एक ग्रेना, ये भी एक ग्रेना, ढेर के रूप में सिक्कों के। अब देखिए जो दो ग्रेना होता है, यानी ये ग्रेना और ये ग्रेना, इन दोनों को जोड़ने वाली जो ये थाइलेकोइड होती है इसको कहते हैं इंटरग्रेनम पट्टिका। क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम पट्टिका। इसको मैंने इस प्रकार लिखा है कि दो ग्रेनों को जोड़ने वाली जो थाइलेकोइड कहलाती है वो क्या कहलाती है, इंटरग्रेनम पट्टिका कहलाती है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया के आपको विशेष तौर पर ये भाग याद रखने हैं कि जो ये स्थान होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, और दो ग्रेनों को जोड़ने वाली जो थाइलेकोइड होती है उसको कहते हैं इंटरग्रेनम पट्टी, और ये सिक्कों के ढेर के रूप में जो ये थाइलेकोइड व्यवस्थित होते हैं इनको कहते हैं ग्रेना। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर अपन इस ग्रेना भाग से अपन एक सिक्के के रूप की जो आकृति उठाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए थाइलेकोइड इस प्रकार से दिखाई देता है, ये सिक्के जैसी आकृति है, और इसके अंदर ये थाइलेकोइड की आकृति इस प्रकार से होती है। ठीक है, और इसमें देखिए आपको ये डॉट डॉट जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी। इस डॉट डॉट जैसी संरचना को कहते हैं पर्णहरित, यानी क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या होता है कि हरे रंग का एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। ये पहाड़ पौधों के अंदर जो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, इसका रंग होता है हरा होता है, और यही कारण होता है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये सिक्के जैसे आकृति को थाइलेकोइड कहते हैं, और इस थाइलेकोइड के सतह पर क्या पाए जाते हैं, पर्णहरित पाए जाते हैं, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्लोरोफिल। समझ में आया। और ये क्या करता है कि एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है हरे रंग का, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पर जो है हरित लवक है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखने की, जो थाइलेकोइड और स्ट्रोमा में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषी एंजाइम होते हैं। समझ में आ गए। थाइलेकोइड के ऊपर भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक एंजाइम होते हैं, और जो स्ट्रोमा होता है उसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम होते हैं। ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसी कारण हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, और पेड़ पौधों के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये हरित लवक भी क्या होता है कि एक अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होता है। क्यों? क्योंकि हरित लवक होता है उसके पास भी स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम होता है, जिसके कारण ये अपना प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर पाता है। इसी कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है हरित लवक को भी एक अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहा गया है। तो इतनी सी बातें आपको इस हरित लवक के बारे में याद रखनी कि ग्रेना किसको कहते हैं, स्ट्रोमा किसको कहते हैं, इंटरग्रेनम पट्टियाँ क्या होती है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और फिर याद रखना है थाइलेकोइड क्या होता है। इस थाइलेकोइड की सतह पर जो है पर्णहरित होते हैं, जो कि एक हरे रंग का प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस हरित लवक के बारे में है। अब अपन पढ़ते देखिए लाइसोसोम के बारे में। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम, इसको जो है लयनकाय या कोशिका के पाचन के केंद्र के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है, लयनकाय और कोशिका के पाचन के केंद्र। अब देखिए इस लाइसोसोम की सबसे पहले जो खोज की थी वो डी ड्यूवे ने की थी। किसने की थी? डी ड्यूवे ने की थी। अब देखिए लाइसोसोम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कोशिका के अंदर इस प्रकार की थैली जैसी जो संरचना होती है इसको लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी संरचनाएं होती है कोशिका के अंदर। समझ में आया। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग होता है। ये कोशिका के अंदर एकल झिल्ली वाला थैली जैसा कोशिकांग होता है। समझ में आया। और इसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार का जो होता है ये क्या होता है कि जल अपघटनकारी या पाचक एंजाइम होते हैं। तो इस थैली के अंदर क्या होता है कि जल अपघटनकारी या पाचक एंजाइम भरे हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं कि कोशिका के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। ठीक है, ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि जो कोशिका के अंदर जो भी क्षतिग्रस्त और मृत जो कोशिकांग होते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं इनका भी क्या कर देते हैं, ये अपघटन करते हैं। तो इस प्रकार जो लाइसोसोम होता है वो एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग होता है, जिसके अंदर क्या भरे रहते हैं, जल अपघटनकारी या पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन करते हैं। और दूसरी बात ये क्या करते हैं कि कोशिका के अंदर जितने भी क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकांग होते हैं या जितनी भी कोशिकाएं होती हैं इनका क्या करते हैं, ये अपघटन करते हैं और शरीर की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार अब देखिए लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं, आत्मगति थैली के नाम से इसको जानते हैं।
आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। इस ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी लाइसोसोम के फटने से यह उसी कोशिका का पाचन कर देता है जिसमें यह खुद रहता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होती है कि मान लीजिए किसी कोशिका के अंदर लाइसोसोम है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि फट जाता है और उसी कोशिका को नष्ट कर देता है जिसके अंदर ये स्वयं रहता है। तो इस कारण यह क्या करता है कि स्वयं की हत्या कर देता है, क्योंकि कोशिका नष्ट होगी तो ये स्वयं भी नष्ट हो गया ना। तो इसी कारण ये क्या करता है कि इसको लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट भी? तो इस प्रकार इतनी सी बातें आपको लाइसोसोम के बारे में याद रखनी कि इसको लाइन का या कोशिका के पाचन के केंद्र भी कहते हैं, और ये एक एकल जलीयुक्त थैली जैसी संरचना होती है जिसकी खोज डीडीयू ने की थी। ठीक है, और इसको आत्मगति थैली के नाम से भी जानते हैं। अब अपन पढ़ते देखिए राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है। देखिए राइबोसोम, देखिए राइबोसोम की जो खोज की थी वो क्लार्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसको नाम राइबोसोम किसने दिया था? ये पेलेट ने दिया था। ठीक है, क्लार्ड ने तो इसको खोजा था, पेलेट ने इसको नाम दिया था। अब ये क्या होता है कि सबसे छोटा और झिल्ली रहित तो कोशिकांग होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि ये कोशिका का जो सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये झिल्ली रहित तो कोशिकांग होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। ये कोशिका के अंदर इस प्रकार ये दाने के रूप में ये पाया जाता है, ये कोशिका के अंदर। ठीक है, इस प्रकार दाने के रूप में, इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अब देखिए ये राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। समझ में आया? और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये देखिए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, यानी जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसके ऊपर दाने के रूप में पाया जाता है। समझ में आया? तो इस प्रकार ये राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार से पाया जाता है, या तो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, या फिर क्या होती है कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसके ऊपर जो है ये दाने के रूप में चिपका रहता है। तो इस प्रकार इतनी सी बातें आपको राइबोसोम के बारे में याद रखनी है। और राइबोसोम का कार्य क्या करता है? राइबोसोम क्या कार्य करता है? राइबोसोम कार्य करता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसी कारण एक कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का कार्य या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? वो राइबोसोम करता है। इसी कारण राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए राइबोसोम जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सितरेस प्रकार का राइबोसोम, एक होता है असेस प्रकार का राइबोसोम। तो सितरेस प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, और असेस प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्योंकि कोशिका दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर केंद्रक सुविकसित होता है उसको कहते हैं जिसके अंदर केंद्रक अल्प विकसित होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिसके अंदर केंद्रक सुविकसित होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो अल्प विकसित कोशिका होती है उसके अंदर सितरेस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो सुविकसित कोशिका होती है उसके अंदर असेस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इतनी सी बातें आपको राइबोसोम की याद रखनी कि ये सब कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, और ये इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती इसके ऊपर, और ये प्रोटीन आरएनए का बना होता है, और ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। और फिर क्या दूसरी बात ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर दाने के रूप में पाया जाता है, और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। दो प्रकार का होता है ये, सितरेस और असेस प्रकार का। ठीक है, इतनी सी बातें आपको राइबोसोम के बारे में याद रखनी है। अब अपन पढ़ते हैं देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। ये क्या होती है? देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। समझ में? देखिए सबसे पहले अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी वो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये क्या होती है कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है ये क्या होती है कि कोशिका के अंदर क्या होती है, केंद्र के पास सूक्ष्म नलिकाओं के जाल के रूप में ये पाई जाती है। समझ में आया? इसी कारण इनको कोशिका का अंतःकंकाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहते हैं? ये अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र के पास सूक्ष्म नलिकाओं के जाल के रूप में पाई जाती है। ठीक है, मेन बात ये याद रखनी कि ये सूक्ष्म नलिकाओं के जाल के रूप में होती है। ठीक है, बाकी चपटी नलिकाओं के रूप में कौन होगा? गोल्जिकाय होगा। आगे अपन पढ़ेंगे कि केंद्र के पास में जो चपटी नलिकाओं के रूप में कौन होता है? वो गोल्जिकाय होता है, और सूक्ष्म नलिकाओं के जाल के रूप में कौन होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखिए यहाँ पर इसके चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका जिसके अंदर ये केंद्रक है। ठीक है, तो ये केंद्र के पास में देखिए इस प्रकार से जो ये सूक्ष्म नलिकाओं के जाल के रूप में क्या होती है? ये पाई जाती है। ये इस प्रकार से ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। अब ये अंतःप्रद्रवी जालिका भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि देखिए जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। देखिए इस प्रकार ये राइबोसोम के कण चिपक रहे हैं, और जबकि ये इसके ऊपर किसी प्रकार के राइबोसोम नहीं होते, जिसके कारण इसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं।
तो इस प्रकार अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है इसकी सतह पर, और जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में किसी प्रकार के राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब इनके क्या क्या कार्य होते हैं, देखिए जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, इसके ऊपर क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, ये क्या करती है कि वसा और लिपिड का क्या करती है, संश्लेषण करती है। तो ये दो बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसके ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके ऊपर वसा और लिपिड का संश्लेषण होता है कोशिका के अंतर्गत। ठीक है, और इस प्रकार ये केंद्र के पास ये सूक्ष्म नलिकाओं के जाल के रूप में पाई जाती है। दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। तो इतनी सी बातें आपको ये या समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बारे में एक विशेषता याद रखने की, कोशिका द्रव्य और केंद्र के मध्य पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करती है। ठीक है, या अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है कि जो कोशिका द्रव्य होता है और केंद्र के बीच में क्या करती है कि पदार्थों का परिवहन करती है। इसी कारण जो है इसको जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का परिवहन अंग के नाम से जानते हैं। इसको इस प्रकार समझिए। देखिए ये अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है कि इस प्रकार से कोशिका है, और ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्र है, तो यहाँ पर सूक्ष्म नलिकाओं को जाल के रूप में पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं कि इस कोशिका द्रव्य से पदार्थों को केंद्र तक पहुंचाते हैं, और केंद्रक से कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको वापस कोशिका द्रव्य में लाती है। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में क्या करते हैं कि पदार्थों का परिवहन करती है। ठीक है, इसी कारण जो है अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहते हैं, कोशिका का परिवहन अंग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा कार्य क्या करते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है कि गोल्जी काय का निर्माण करती है, यानी ये गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी कि कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली कौन बनाते हैं, ये अंतःप्रद्रवी जालिका ही बनाती है। ठीक है, और अब अपन पढ़ते हैं। देखिए तो इतनी सी बातें जो है आपको अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में याद रखनी है। ठीक है, ये सारी बातें कि पोर्टर ने इसको खोजा था, सूक्ष्म नलिकाओं के जाल के रूप में होती है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और एक होती है चिकनी। तो ये आपको याद रखने हैं। अब अपन पढ़ते हैं देखिए गोल्जी काय के बारे में, यानी गोल्जी बॉडी के बारे में। देखिए गोल्जी काय क्या होता है और गोल्जी बॉडी। ठीक है, देखिए सबसे पहले गोल्जी काय की जो खोज की थी वो केमियो गोल्जी ने की थी, 1898 के अंदर की थी। ठीक है, तो केमियो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी काय को खोजा था। अब ये जो होता है देखिए केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में होता है। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में तो अंतःप्रद्रवी जालिका थी, लेकिन केंद्र के पास इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले कि केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में कौन पाया जाता है, तो ये कौन पाया जाएगा, गोल्जी काय पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक कोशिका है। ठीक है, कोशिका के देखिए यहाँ पर तो हो गई, देखिए ये चपटी नली सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में ये होगी अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये इस प्रकार यहाँ पर देखिए ये चपटी नलिकाओं के रूप में जो है ये गोल्जिकाय होता है। ठीक है, इस प्रकार, और इस गोल्जिकाय के तीन भाग होते हैं। एक होते हैं ये कुंडिका, दूसरी होती है रेक्तिका, और तीसरी होती है आशय। इन आशय को जो है पुट्टिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गोल्जिकाय होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गई अंतःप्रद्रवी जालिका, और इस प्रकार से दिखाई देता है गोल्जिकाय। अब देखिए इसके बारे में कुछ अपन स्टार पॉइंट देखते हैं। देखिए गोल्जी काय क्या करता है कि कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को पुट्टिका में भरकर बाहर निकालता है। समझ में आया, यानी इसी कारण गोल्जी काय को जो है कोशिका का मुख्य स्त्रवी अंग या सफाई कर्मी के नाम से भी जानते हैं। देखिए गोल्जी काय क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से कोई भी कोशिका है, इस प्रकार की कोशिका, और इसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे इस कोशिका द्रव्य के अंदर, ये क्या करता है कि गोल्जिकाय के अंदर इस प्रकार की, ये देखिए विभिन्न प्रकार की इसके पास पुट्टिकाएं, तो इनके अंदर भर देता है, और इसके द्वारा ये क्या करता है, कोशिका से इसको बाहर निकाल देता है। तो इसी कारण गोल्जिकाय को क्या कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी के नाम से इसको जानते हैं, या कोशिका का मुख्य स्त्रवी अंग के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को पुट्टिका में भरकर बाहर निकालता है, इसी कारण इसको मुख्य स्त्रवी अंग या सफाई कर्मी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आपके। अब देखिए अगली विशेषता सुनिए कि गोल्जी काय क्या करता है कि अणुओं की पैकेजिंग करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा केंद्रक में पहुंचाता है, इसी कारण इसको यातायात प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया कि गोल्जी काय क्या करता है कि ये कोशिका है, तो ये इन पुटिका के अंदर क्या करता है कि अणुओं की पैकेजिंग करता है, फिर ये अणुओं को क्या करता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचाता है, और फिर इसके द्वारा ये क्या करता है कि केंद्र के अंदर पहुंचाता है। इसी कारण ये क्या करता है कि अणुओं की पैकेजिंग करके उसको केंद्रक तक पहुंचाता है, केंद्रक द्रव्य तक पहुंचाता है। इसी कारण गोल्जी काय को जो है यातायात प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया ये विशेषता भी। तो ये अणुओं की पैकेजिंग करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा केंद्रक में पहुंचता है, इसी कारण इसको यातायात प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं। अगली विशेषता देखिए कि यह कोशिका के अंदर शर्करा, प्रोटीन, पेक्टिन का संश्लेषण और स्त्रवण का कार्य करता है। समझ में आ गया कि ये कोशिका के अंदर शर्करा, प्रोटीन, पेक्टिन का संश्लेषण और स्त्रवण का कार्य करता है। ये आरबीएससी के अंदर ये लाइन तैयार की, आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि ये इन पदार्थों का स्त्रवण और संश्लेषण करता है। समझ में आ गया।
अगली विशेषता इनकी ये याद रखनी है कि जो गोल्जी होता है वो लाइसोसोम और कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, सेल वॉल का निर्माण करता है। और देखिए शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी करता है। तो ये बातें आपको गोल्जी के बारे में विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक है। कि सबसे पहले गोल्जी को खोजा था, कैमियो गोल्जी ने खोजा था। ये केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाया जाता है और जैसा कि मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ये कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को पुट्टिका में भरकर कोशिका से बाहर निकालता है, इसके कारण इसको कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग या सफाई कर्मी के नाम से जानते हैं। और अगली विशेषता ये याद रखनी कि ये अणुओं की पैकेजिंग करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा केंद्रक में पहुंचाता है, इसके कारण इसको यातायात प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं। और अगली विशेषता आपको ये याद रखनी है कि ये कोशिका के अंदर शर्करा, प्रोटीन, प्रेक्टिन का संश्लेषण व स्त्रवण का करने का कार्य करता है। और ये लाइसोसोम और कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अपन इतने से कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हैं, आगे अपन कुछ और कोशिकांग होंगे उनको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं जीव विज्ञान के एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।